राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जैसे प्रोजेक्ट लेती है, बाद में प्रोक्योर करती है मटेरियल को, बाद में कंस्ट्रक्ट करती है और पार्टी को डिलीवर कर देती है। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पे भी काम करती है और साथ में ही कंपनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी लेती है। वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस टाइप के भी काम कर लेती है। और कंपनी की जो सब्सिडरी है वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है, फ्लैट्स बनाना, इस टाइप से। राइट, अपार्टमेंट्स बनाना, दुकानें बना के देना, इन प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है। सो ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है VVIP। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उस टाइप से नहीं है। VVIP, ये कंपनी का जो एक्चुअल नाम है वो है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका नाम, विभोर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। सो अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने का कोशिश कर रही है, लगभग 61 करोड़ रुपए। और कंपनी जो पूरी अपनी वैल्यू लगा रही है वो 230 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रही है। IPO के पहले जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उनके पास में 92% शेयर होल्डिंग थी, और IPO के बाद में लगभग 66 के आसपास में रह जाने वाली है, जो कि ठीक ठाक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। यहाँ पर कंपनी का जो IPO है वो 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में खुलने वाला है, और स्टॉक मार्केट में ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी 30 जुलाई को। उसके बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग करने लग जाएगी, उसके बाद नॉर्मल इसको खरीदना बेचना चालू कर सकते हैं। तो 93 का कंपनी ने IPO में अप्लाई करने के लिए 93 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, और आपको एक IPO फाइल लगाने के लिए 1,11,600 रुपये की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी IPO से रिलेटेड। तो अब कंपनी का क्यों IPO लेके आया गया है, कंपनी की अब तक की थोड़ा सा हम डीप अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। अब यहाँ पे कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है, तो वैसे पहला रीज़न जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कंपनी को और बड़ा करना है। कंपनी के पास में अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो अभी खर्चा हो रहा है उसको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। और थर्ड वन इज़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो कि यूजुअली जैसे IPO लेके आने में खर्चा हो गया, और ऑफिशियल वर्क्स होते हैं उनमें खर्चे हो जाते हैं, पैसे उठाने में खर्चा हो जाता है, तो उसके लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो ये बेसिक रीजंस कंपनी ने बताए हैं। अब यहाँ पे कंपनी की अगर बात करते हैं कि कंपनी आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है, तो यहाँ पर रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो हर साल जो है अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 127 करोड़, फिर 185 करोड़, फिर 210 करोड़, फिर अभी 6 महीने की 2023 जो सितंबर 2023 तक 6 महीना जो पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2024 तक का डेटा नहीं है पूरे 12 महीने, सिर्फ सितंबर तक का ही डेटा है 2023 का। तो यहाँ पे 121 करोड़ रुपए, तो अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हर साल हो रहा है। दैट्स वेरी गुड। इसी के साथ में कंपनी का बॉटम लाइन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। नाउ दैट्स अगेन ग्रेट। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अब थोड़ी सी हम RHP के ऊपर में अगर कंपनी की नज़र डाल लेते हैं, तो कंपनी के ऊपर में कुछ खास लिटिगेशंस नहीं है, जैसे सिविल लिटिगेशन वगैरह नहीं है। कंपनी के ऊपर टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रोसीडिंग्स लिटिगेशंस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा नुकसान कंपनी को हो सकता है, लगभग 12 करोड़ रुपए का, अगर कंपनी को अगर ये टैक्स पे करना पड़ जाता है तो। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक कंपनी ने बैंक गारंटी ले रखी है, जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर के अंदर में नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर कंपनी के जहाँ जिस भी बैंक गारंटी कंपनी, जो बैंक ने पैसा दिया है कंपनी की गारंटी के ऊपर में, वो पैसा वहाँ से रिकवर नहीं होता है जिसको दिया है, तो कंपनी को ये पे करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी कंटिजेंट लाइबिलिटी है। यूजुअली ऐसे केसेस कम ही होते हैं, क्योंकि बैंक कंपनियां वहीं पे पैसे दिलवाती हैं जहाँ उनको फुल कॉन्फिडेंस होता है, या तो सब्सिडरी हो गई या राइट एसोसिएट कंपनीज हो गई, इस टाइप से। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के जो मेन जो रेवेन्यू सोर्स आ रहा है, जो पिछले 6 महीने के अंदर में आया है 120-30 करोड़ रुपए का, उसका 50% जो रेवेन्यू है वो जॉइंट वेंचर के थ्रू आया है, जो कि जो प्रमोटर्स का स्टेक है ग्रुप कंपनीज के थ्रू आया है। राइट, क्योंकि ग्रुप कंपनीज के थ्रू क्यों आया, क्योंकि जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, क्योंकि यूजुअली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अकेली कंपनी को नहीं देती है, इस टाइप से दूसरी कंपनियों के साथ में मिल के काम करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है, अच्छा खासा ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है आज के दिन में। लगभग अगर बात करते हैं तो 40 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है 40 करोड़ में से
लगभग 40 करोड़ का कितना आप मान के 20%, 20-30% के आसपास में, वो इन्हीं दो जॉइंट वेंचर वाली जो कंपनी जिनके साथ कंपनी काम कर रही है उन्हीं से रिलेटेड, मतलब उन्हीं में पैसा अटका हुआ है कंपनी का। और कंपनी बोल रही है कि ये फुली आराम से रिकवरेबल है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं नज़र आ रही है ना। दैट्स अगेन फाइन। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है आज के दिन वो लगभग 477 करोड़ रुपए का है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग पुराने कंपनी के तब तक के जो डेटा है उसके हिसाब से अगर नज़र डालते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, तो 210 करोड़ का कंपनी ने काम किया था, जिसमें से 13 करोड़ रुपए कंपनी ने कमा लिए थे। तो यहाँ पर कंपनी लगभग कितना मान के चलिए आप, 6% के आसपास में नेट प्रॉफिट निकाल रही है। तो 477 करोड़ रुपए के 6% कितना होता है, लगभग 25 करोड़ के आसपास का, 26-27 करोड़ के आसपास का। और कंपनी है आज के दिन 230 करोड़ की, और 26-27 करोड़ कंपनी अगर प्रोजेक्ट्स भी कर लेती है तो भी उसका पूरी जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने उसके हिसाब से पूरा ऑर्डर बुक का ही पूरा काम कर लेगी तो भी कंपनी वैल्यू के हिसाब से 10% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाल पाएगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि कंपनी के पास में ज़्यादा बड़ी ऑर्डर बुक आज के दिन में नहीं है, जो वैल्यू लगाई है कंपनी उसके हिसाब से। अभी हमने आज ही एक दूसरी कंपनी की भी रिसर्च की थी जो कि एक सिमिलर सा ही काम करती है, राइट। कंपनी का जो नाम था, क्या नाम था, वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, उसका जो वैल्यू था वो 65 करोड़ की कंपनी थी, और उसके पास में ऑर्डर बुक के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट्स कंपनी कमाने वाली है वो ज़्यादा अच्छे से कमाई करने वाली है। ऐसा हमने उस वीडियो के अंदर में चर्चा किया, उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कुछ भी करने की अलग से, बट हमने वीडियो बनाए तो हम सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये कम कमाई करने वाली है, ऑर्डर बुक के हिसाब से वो ज़्यादा कर सकती है, जो कि हमने सेम टाइप का रिसर्च उसमें करने की कोशिश किया था। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की, और कंपनी के पास में एक प्रॉपर्टी ओन्ड है जिसको गेस्ट हाउस के यूज़ में कंपनी लेती है, जो कि 6 करोड़ रुपए में कंपनी 2015 में खरीदी थी, वो कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की ओन्ड नहीं है, ऑफिस वगैरह कुछ भी, सब कुछ किराए के ऊपर में है, राइट। तो ये कंपनी की ओवरऑल अब तक की रिसर्च थी। एंड अब यहाँ पे अभी तक तो मुझे को आरएसपी में पर्सनल लेवल के ऊपर में कोई इश्यू अभी तक नज़र आया नहीं है। अगर आप भी अपने हिसाब लेवल के ऊपर में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे पूछ के एक बार एनालिसिस करवा सकते हैं, उनको भी नज़र नहीं आता है तो उनकी एडवाइस के हिसाब से आप लोग फ्यूचर में क्या करना है, कंपनी के साथ में खरीदना है बेचना है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। बट एज़ पर दिस एनालिसिस अभी इसमें कोई अभी तक तो इश्यू है नहीं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा कर सकती है। अभी के हिसाब से एक बार कंपेयर करके भी देख लेते हैं स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं उनके हिसाब से क्या वैल्यू लगाई गई है। तो यहाँ पर हम पूरे 6 महीने के डेटा के हिसाब से काम नहीं करने वाले हैं, 2023 के डेटा के हिसाब से यहाँ पे काम करने वाले हैं, उसके हिसाब से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे को मैनिपुलेटेड लग रहा है, अचानक से जो नेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो डबल हो गए हैं यहाँ पर 6 महीने के अंदर में। बट पिछले सालों के मुकाबले डबल होते भी जा रहे हैं, तो एक हो सकता है कि ठीक ठाक वैल्यू मतलब बन सकती है, वैल्यू आ सकती है, नेट प्रॉफिट्स बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपनी के अगर लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 13 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कमाए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कंपनी का लगभग 18-19 का पी रेशियो निकल के आता है। और 18-19 का पी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनी के हिसाब से, तो यहाँ पर कंपनी अच्छी कमाई कर रही है, बहुत अच्छी कमाई कर रही है लिस्टेड दूसरी कंपनियों के मुकाबले। ये एसजी मार्ट के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये मैं इस पर अलग से रिसर्च कर रहा था बिकॉज इसको दूसरे किसी एक इन्वेस्टर नहीं होते, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनमें से किसी ने इसको खरीदा था, तो मैं सोच देखने की कोशिश कर रहा था कि वो क्यों खरीदा है उन्होंने एसजी मार्ट। तो यहाँ पे ईएमएस और ये दो जो दूसरी कंपनी विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स, इन दोनों के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि कंपनी ने अपने पीयर ग्रुप में बताए हैं आरएसपी में ये हमारी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, इनके मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है। नेक्स्ट अगर पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की नेटवर्थ 66 करोड़ की आज के दिन में है, और कंपनी की नेटवर्थ 66 प्लस तो ये कितना हो गया 126 इसके हिसाब से अगर निकल के आता है तो 1.8 1.9 का पीबी रेशियो निकल के आता है। अगर कंपेयर करते हैं पीबी रेशियो को तो यहाँ पर इसका पीबी रेशियो है 4.69 और इसका है 4.6। तो दोनों के मुकाबले ही कंपनी ने अपने एसेट वाइज वैल्यू भी कम लगाई है।
तो दोनों के हिसाब से वैल्यू नज़र आती है जो कि आईपीओ लेके आई इस कंपनी के अंदर में, और इसके कंपेरेटिवली ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, लगभग 50% से ऊपर जा सकता है स्टॉक प्राइस। अगर जो लिस्टेड कंपनियां उनके मुकाबले अगर करती है, ये कंपनी मुकाबला करती है उनके आसपास अगर स्टॉक प्राइस जाता है तो यहाँ से लगभग 150 के आसपास प्राइस लिस्टिंग गेन हमें मिलना चाहिए। तो वैल्यू है, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है एज पर एनालिसिस। एंड जीएमपी अभी तक जो बना हुआ है इस कंपनी का, अगर उसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं तो वो किस तरीके से, वो 37% पॉजिटिव में चल रहा है, जो कि अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है। सो लिस्टिंग गेन एंड थोड़े से गेन की उम्मीदें भी यहाँ पे फ्यूचर में है। दैट्स ऑल। बाकी अब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो आपको और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ही डिसीजन लेना है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।